ठीक है। अच्छा। अबे पढ़ने दो उसको भाई। उसका उसका विश्वास उठ जाएगा पढ़ाई से। सीधा आ रहा है। ठीक है, सीधा ही आ रहा है। ये सारे पॉइंटर्स इन सब केस में क्यूमुलेटिव है। कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? अच्छा। आर्टिकल 12 निकालना। स्टेट। आर्टिकल 12 स्टेट। ठीक है। इसमें लिखा है इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। इन दिस पार्ट मतलब पार्ट 3, कि पार्ट 3 में कहीं पे भी वर्ड स्टेट आएगा, किसी भी आप आर्टिकल को पढ़ोगे, तो उसका मतलब वही है जो आर्टिकल 12 में स्टेट का मतलब बता रखा है। कॉमन डेफिनेशन है इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। मतलब अगर उस आर्टिकल में स्टेट का मतलब कुछ और होगा, तो वो आर्टिकल अपने आप ही बताएगा। अगर वो कुछ नहीं बोल रहा, तो इट मीन्स स्टेट का वही मतलब है जो आर्टिकल 12 में लिखा है। तो आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन है वो सब पे इंप्लीमेंट करेगी। किसी को अगर कॉन्ट्ररी ओपिनियन लेना होगा, वो अलग से बताएगा। In this part, unless the context otherwise require, the state includes the state includes government, Parliament of India, government and legislature of each state, local authorities and local or other authorities within the territory of India or under the control of government of India. इसको मार्क कर लो, विद इन दी टेरिटरी और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि वो ऑर्गेनाइजेशन या वो अथॉरिटी या तो हिंदुस्तान में स्टैब्लिश हो, अगर इंडिया में नहीं है तो इंडिया के बाहर किसी और जगह में स्टैब्लिश है, लेकिन उस जगह पे कंट्रोल इंडिया का ही है। तो ये एक्सटेंशन अंडमान निकोबार है, वो हिंदुस्तान इंडिया से अलग है, लेकिन वहां पे कंट्रोल इंडिया का ही चलता है। लक्षद्वीप में इंडिया का चलता है। तो ऐसी कोई ऐसी जगह जहां पे इंडिया के टेरिटरी के अंदर नहीं है, लेकिन वो जगह अलग बाहर है, तो वहां पे जो स्टेट है, वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां की जो कोर्ट्स है, उसको माना जाता है कि इंडिया की टेरिटरी। जैसे एम्बेसीज होती है आपकी, जो हर स्टेट में एम्बेसी बनी होती है ना, एम्बेसी का जो रीजन होता है, वो माना जाता है कि उसी स्टेट का रीजन, उसी कंट्री का वो रीजन है। तो अगर पूरे यूरोप में, वो लंदन में, मान लो ये लंदन है, उसके इतनी सी जगह पे इंडियन एम्बेसी है, तो इस रीजन को इंडिया ही माना जाएगा और इसकी गवर्नेंस एज पर इंडियन रूल हुई होती है। जब तो तुमने सुना होगा ना, कोई बंदा कोई कांड कर देता है ना, फटाफट एम्बेसी भागते हैं बड़े बड़े लोग। क्योंकि अगर आप कंट्री ना चेंज कर पाओ, तो उस देश में उस कंट्री की जो एम्बेसी है वहां चले जाओ, अपने वहां जाके शरण ले ली, वहां जाके रिफ्यूज ले ली, तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि किसी भी एम्बेसी के अंदर बिना परमिशन के कोई गवर्नमेंट ऐसी ना मिलिट्री भेज सकती ना ऐसे इंटरफेयर कर सकती, क्योंकि एम्बेसी का एरिया उस कंट्री का ही एरिया माना जाता है। तो उसकी बात कर रहे हैं कि या तो वो हिंदुस्तान की टेरिटरी में हो या अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, तो उन सब जगहों को भी आप, अगर वहां पे ये सब अथॉरिटीज हैं, तो उनको आप स्टेट ही समझोगे, मतलब सरकार मानोगे। वो सरकार है अपने आप में। अब इसको वर्ड्स को तुम एक एक पकड़ो। तो ये कह रहे हैं स्टेट का मतलब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर हो गया स्टेट लेजिस्लेचर, फिर बोला लोकल अथॉरिटीज, फिर बोला
अदर अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज, फिर बोला अदर अथॉरिटीज। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हें समझ आता है, ये कोई बहुत बड़ी चीजें समझाने वाली बात नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ स्टेट। पार्लियामेंट भी तुम्हें समझ आता है, लोकसभा राज्यसभा तुम्हारा पार्लियामेंट संसद भवन बना हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट भी समझ आता है, दिल्ली सरकार, एमपी की गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट भी स्टेट मानी जाती है। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट की विधानसभा हो गई, वो भी स्टेट है। लोकल अथॉरिटीज मतलब तुम्हारी एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, स्थानीय विभाग होते हैं ना छोटे मोटे, जितनी आपकी अथॉरिटीज बनती है, म्यूनसिपालिटी हो गई, एमसीडी हो गई, पंचायत हो गई, और ये तुम्हारी कौन सी होती है, पीडब्ल्यूडी विभाग हो गया। ऐसे जो भी गवर्नमेंट छोटे छोटे विभाग होते हैं, लोकल अथॉरिटीज होती है। बात आई अदर अथॉरिटीज। यहां तक तो सारे वर्ड का अपना मतलब पता है तुम्हें, कोई सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मेरी हेल्प की तुम्हें जरूरत नहीं। मामला फंसता है ये अदर अथॉरिटी क्या होता है? ये ओपन टर्म है, ओपन एंडेड टर्म। एक ऐसी परिभाषा जिसको खुला छोड़ दिया है। इसमें हर चीज एक ऐसी बास्केट है जिसकी कोई सीलिंग लिमिट नहीं है। अब तुम डिटरमाइन करो कि क्या चीज लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी है या नहीं है। इसको आप कहते हो ओपन टर्म है। और सारा विवाद, जितने केस लॉ कराऊंगा, इसी को लेके हैं। तो यहां तक तो हमें समझ आ जाता है किसको स्टेट मानना, किसको स्टेट नहीं मानना। लेकिन बाकी जो एजेंसीज हो गई, रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज हो गई, रजिस्टर्ड सोसाइटीज आपकी हो गई, ये गन्ना किसान संगठन हो गए, या बीसीआई हो गई, बीसीसीआई हो गई, और दुनिया जाके ऐसे बहुत सारी संगठन, ये दुनिया जाके इतनी सारी एजेंसीज हैं, कॉर्पोरेशन हैं, क्या ये स्टेट है या नहीं है? हमें ये जानना है। जानना क्यों है, उसका भी अपना लॉजिक है। तो जितना विवाद है ना हिंदुस्तान में, वो इस वर्ड को लेके है, किस अदर अथॉरिटी में क्या आएगा। सारी प्रॉब्लम यही है, और इसी का एनालिसिस करना है। पूरा आर्टिकल 12 इसी के ऊपर है, जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में आएगा, और जो तुम्हें नोट लिखना पड़ेगा, इसका एनालिसिस है अदर अथॉरिटी। क्योंकि इसकी डेफिनेशन नहीं हो पा रही है, और कोई नहीं दे पा रहा है। बस कुछ टेस्ट डिवॉल्व करेगा, ये टेस्ट इवॉल्व करेंगे सिंस टाइम। उन टेस्ट को आप लगाते हो उस एजेंसी पे, अगर वो सारे टेस्ट फिट बैठ गए तो आप कहते तो ये स्टेट है, वरना वो स्टेट नहीं। फिक्स डेफिनेशन कोई नहीं निकाल पाया। इसका भी अपना लॉजिक बताऊंगा क्यों। मैं सब बताऊंगा, मैं सारे सवाल बताऊंगा। लेकिन ये मैंने ना क्वेश्चन तुम्हें बता दिया कि इस सवाल का ही जवाब है, जो हमें पूरा एग्जामिन करना है आज की क्लास में। अब मैं कहानी को ना सिस्टमेटिकली लेके चलता हूँ। पहला पॉइंट तुम लिख लो पेपर कॉपी में। द टर्म स्टेट इंक्लूड्स, द टर्म स्टेट इंक्लूड्स, द टर्म स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉमा स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉमा स्टेट गवर्नमेंट, कॉमा पार्लियामेंट, कॉमा स्टेट लेजिस्लेचर, कॉमा स्टेट लेजिस्लेचर, फिर है कॉमा लोकल अथॉरिटी, फिर है अदर अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज। ठीक, नहीं अलग से वर्ड है अदर अथॉरिटीज, कॉमा अदर अथॉरिटीज। स्टेट लेजिस्लेचर सारी विधानसभाएं, एमपी की, राजस्थान, सबकी अपनी जो लोकल विधानसभा, सारी विधानसभाएं हैं, सब आ गई इसके अंदर। हर स्टेट की अपनी विधानसभा। अब इसको मैं सिस्टमेटिकली पॉइंट वाइज चलता हूँ। पहली बात कि भैया ऐसी कौन सी नौबत आ गई। एक बात तो याद रखना पेपर के लिए, प्री के लिए, प्री में क्वेश्चन आता है कि स्टेट टर्म कहाँ डिफाइन है पूरे आर्टिकल में, आर्टिकल 12। तो स्टेट वर्ड डिफाइन सिर्फ आर्टिकल 12 में, ये बात याद रखना प्री के लिए। तो लिखना हो तो बेरट में इसका लिखना डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जब बेरट पढ़ोगे तो मैं ये वर्ड याद रहे, डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट, आर्टिकल 12 के ऊपर लिख लो डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट। लोग ना यही बेसिस सवाल गलत कराते हैं। ठीक है, मेरा सवाल है, क्वेश्चन बनाना सेकंड पॉइंट, why we need, why we need to define the term state, why we need to define the word state। कि ऐसी क्या नौबत आ गई पूरे संविधान में कि आपको
बताना पड़ गया लोगों की स्टेट क्या होती है और क्या नहीं होती है। और स्टेट में क्या था, लॉजिक की बात है ना, सरकारें तो स्टेट हो गई और विधानसभाएं स्टेट हो गई, सरकारी विभाग हो गए वो स्टेट हो गए, कॉमन सी बात है। तो इसको लिखना क्यों पड़ गया, मेन मुद्दा यही है, डिफाइन क्यों करना पड़ा लेजिस्लेचर को। तो आपको ये लॉजिक समझना है। एक बात ध्यान रखना यार, ड्राफ्टिंग आसान नहीं होती है। ड्राफ्टिंग में जो हर वर्ड लिखा जाता है ना, तुम्हें लग रहा है कि ऐसे ही लिख दिया गया है, ऐसे कुछ नहीं लिखा गया है। सबके डीप रूटेड लॉजिक है, हर वर्ड को लिखने का अपना एक लॉजिक है, क्यों लिखा गया, फ्यूचर जनरेशंस के लिए। एक आपकी अपनी सोच है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि भैया आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं, वो सेम टू सेम, एज टू एज फ्यूचर जनरेशन को भी ट्रांसफर हो गए, तो तुम उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ तो करोगे। तो किसी चीज को प्रिजर्व करने का सबसे अच्छा तरीका था, आप रिटर्न फॉर्म में ले आओ। और आजकल तो उससे भी अच्छा तरीका है कि आप वीडियोस बनाओ, उसको पब्लिश कर दो। तो इंसान रहे ना रहे, उसकी वीडियोस लोगों को पढ़ाती रहेंगी। तो कॉन्सेप्ट मोस्टली नहीं बदलेंगे, वही मोटे मोटे वही कॉन्सेप्ट रहेंगे। तो अगर मान लो, अगर मैंने अपने सारे लेक्चर और हर सब्जेक्ट के रिकॉर्ड करवा दिए और अच्छी डेफिनेशन क्वालिटी में करा दी है, तो कल को मैं नहीं भी रहूंगा ना, जब भी मेरे लेक्चर से मेरे परिवार का काम चल जाएगा, उसको चला के भी। तो ये टेक्नोलॉजी है, और आजकल टेक्नोलॉजी से आगे चली गई है कि 3D इमेज क्रिएट हो जाएगी। वो आपकी वॉइस ले लेंगे, एआई का इस्तेमाल करके कंपनीज ऐसी भी हैं कि मैं नहीं भी होंगे ना, वो 3D क्रिएट इमेज कर देंगे, नहीं तो 3D ग्लासेस करके ऐसा कर देंगे वो खड़े होकर वहां पढ़ा रहा हूँ। वो इस साउंड को, इस सिस्टम को उससे इंटीग्रेट कर देंगे। इतना आगे टेक्नोलॉजी। ये क्यों है कि आपने अपने विचारों को, अपनी सोच को, और आपने जो समझा उसको प्रिजर्व कर दी कि उससे कोई छेड़खानी ना कर सके। सेम लॉजिक इस वर्ड स्टेट को लिखने में है। क्यों, मैं तुम्हें बताता हूँ असल मकसद क्या है। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, सबसे बड़ी चीज एक इंसान के लिए क्या सबसे बड़ा गिफ्ट है, इंडिया के लोगों के लिए, फंडामेंटल राइट्स। सबसे बड़े आपके फंडामेंटल राइट्स है ना यार। हिंदुस्तान को बाकी देशों से क्या अलग करता है, क्यों आप इंडिया में रहते हो, पाकिस्तान जाना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर सुप्रीम। ठीक है, वही आपको इस देश में रहने के लिए मजबूर करते हैं कि चलो रह लो, यहाँ आजादी है। बाकी कंट्रीज को तुम उठा के देखो, हिंदुस्तान के आसपास बांग्लादेश, ये अपना ये इस्लामिक कंट्रीज होगी, पाकिस्तान होगी, अफगानिस्तान चले जाओ, नहीं रह पाओगे। कोई तालिबान का राज है, कहीं शरीयत का राज है, लेकिन यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। और रूल ऑफ लॉ ने आपको सबसे बड़ी चीज क्या दी है, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट सुप्रीम है। और फंडामेंटल राइट क्यों सुप्रीम है भाई, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई दबा नहीं सकता है। कोई दबाने की कोशिश करेगा, आर्टिकल 32 और 226 का इस्तेमाल करके आप चले जाओगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो आपके पास एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है। और आपके फंडामेंटल राइट्स आर रिस्ट्रिक्शंस अपॉन दी गवर्नमेंट। आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, सरकार के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। आर्टिकल 14 की क्या वर्डिंग है, स्टेट शैल नॉट डिनाई, स्टेट डिनाई नहीं करेगी किसी बंदे को इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 के क्या वर्डिंग्स हैं, स्टेट किसी भी सिटीजन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के नाम पे। हर जगह स्टेट वर्ड लिखा है हर आर्टिकल के आगे कि स्टेट ये काम नहीं करेगी, स्टेट ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। सारे आर्टिकल्स, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में अपॉइंटमेंट में इक्वालिटी रखेगी। तो सारे फंडामेंटल राइट्स जो है स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, कुछ भी करना, इन चीजों को मत छेड़ना। और इसीलिए आपके फंडामेंटल राइट सुप्रीम है। क्यों आपके पास है आर्टिकल 32, क्योंकि अगर स्टेट ने वॉयलेट करने की कोशिश करी, सीधा जाओगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो फंडामेंटल राइट आपके लिए सबसे बड़ी चीज है। और क्यों है, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन है स्टेट के ऊपर। अब देखो, ये ह्यूमन नेचर है कि कोई भी दब के रहना नहीं चाहता है। इंसान चाहता है कि अगर मेरा राज हो ना, एक छत्र राज हो। राजा बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई एक राजा ऐसा होता है जिसको छत्रपति बनना होगा, जिसको सम्राट बनना होगा। कि भैया मेरी जो रीच है ना, वो सिर्फ दिल्ली तक ना रहे, पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर जितने राजा हैं वो सिर्फ एक झंडे के नीचे चले। इसीलिए आपके अपने हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, आपको होते थे अश्वमेध यज्ञ होते थे। राम भगवान ने भी करवाया था, और राजा भी करवाते थे अश्वमेध यज्ञ। उसमें क्या होता है, घोड़ा लिया छोड़ दिया, पूरे देश में घूमेगा, और जिस जिस स्टेट ने उसको पार होने दिया फ्रीली, इट मींस वो स्टेट उस राजा के अधीन स्वीकार कर लिया उसने अपने आप को। और जिसने रोकने की कोशिश करी, फिर उसके बाद जंग होगी और जंग से उस स्टेट को लिया जाएगा। तो क्या होता था कि राजा की महत्वाकांक्षा कि मैं सबसे बड़ा राजा बनूं, राजा हूं मैं राजा,
जिसको कहते हैं आप चक्रवर्ती सम्राट, जो कौन हुए, आपका अशोक हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य, आपके चक्रवर्ती सम्राट, राजाओं में राजा। तो भैया देखो, किसी को दब के रहने की आदत नहीं होती। सिर्फ आप नॉर्मल राजा हो तो बाकी स्टेट के राजा आपको दबाएंगे? कह गया साला छोड़ना इस चक्कर से, मैं सबको जीतूंगा, कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, सिंपल एक सीईओ कंपनी का, मेरे नीचे सारे, तो तुम सबका बाप बन के बैठूंगा। तो वो सोच है, किसी को भी दब के रहने की आदत नहीं होती है, इसी लोग अपने दायरे बढ़ाते हैं। ये फैक्ट बात है, जितना किसी को जितना सप्रेस करोगे, उतना स्प्रिंग जितना दबाएंगे फिर उछल के बाहर आनी है। तो वही चीज है, आपने फंडामेंटल राइट्स बनाए, वो आपने देश के लोगों को दे दिए, और वो फंडामेंटल राइट्स किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, स्टेट के ऊपर, और हर चीज में आप स्टेट को दबा रहे हो। तो इनको पता था स्टेट है पावरफुल, सरकारें पावरफुल होती हैं। इंदिरा गांधी का पता है ना, इमरजेंसी लगवा दी थी। राजा अगर बैठ गया, राजा में बड़ी ताकत होती है, ऐसे मोदी है, बहुमत के साथ बैठा है, पावरफुल सत्ता है। इंदिरा गांधी पावरफुल, उसकी भी अपनी मेजोरिटी थी। स्टेट हमेशा पावरफुल रहेगी, और पावरफुल आदमी हमेशा कमजोर को दबाएगा ही दबाएगा। बहुत रेयर होगा जो काम नहीं करेगा, वरना लिटरली कहते हैं ना, पावर करप्ट, और एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूट करप्ट। जितनी ज्यादा शक्तियां बढ़ेंगी उतना करप्ट इंसान करना शुरू करेगा सामने वाले को। तो ये इनको पता था कि फंडामेंटल राइट्स है और लोगों के पास है, लोग तो भैया नॉर्मल कॉमन इंसान ही तो है। तो आपके फंडामेंटल राइट, राजा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, और राजा है पावरफुल, और राजा है पावरफुल। तो राजा क्या करेगा, आपके राइट्स को दबाएगा, इमरजेंसी लगवा देगा, कुछ भी लगा देगा, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करेगा कि आपके राइट्स कम होने शुरू हो जाए, विल इंटरफेयर इन योर फंडामेंटल राइट्स। राजा जरूर इंटरफेयर करेगा, आज नहीं कल जरूर करेगा। आप एक बार उसका पढ़ के देखो थोड़ा सा, आपके साथ में कंट्रीज है ना इंडिया, ये साउथ एशिया में, म्यांमार है, म्यांमार का थोड़ा सा हिस्ट्री आज यूट्यूब सर्च करना, वहां पे मिलिट्री रूल लगा है, मार्शल लॉ, है ना, उसका थोड़ा पढ़ के देखो। उसमें क्या है, मिलिट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करे हुए हैं, मिलिट्री ने 25% पावर अपने आप को दे रखी है, कि मतलब संविधान में कुछ भी चेंज करना हुआ तो मिलिट्री की अप्रूवल चाहिए, और मिलिट्री के पास 25% वोट है। तो जब उनका मन होता है राजा को हटाते हैं, पावर अपने आप ले जाते हैं, राजा करता है। पाकिस्तान में क्या होता है, यही तो होता है, पीएम सही नहीं समझ रहा, हटाया, मिलिट्री रूल कर दिया। तो बेसिकली ये फोर वहां पे ताकत किसके पास ज्यादा है, मिलिट्री के पास, मिलिट्री तख्ता पलट करवा देती है, क्योंकि राजा बढ़ेगा जरूर, दबेगा नहीं। जिसके पास पावर आगे, तुम्हें मैंने बोल दिया पीएम बना दिया, और तुम्हारे हाथ पैर बांध दिए, तुम राज करोगे, नहीं करोगे। तुम कहोगे साला मैं सबको पलटूंगा, या तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, या तो मैं सबको उल्टा कर दूंगा, और आपके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ गई, तो फिर तो भैया किसी के बात से ना रुके, कोलिशन गवर्नमेंट बंदा फिर भी रुक जाता है। तो आपके फंडामेंटल राइट, आपको कॉमन इंसान, आपके राइट्स किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, राजा के ऊपर। राजा है पावरफुल, और राजा इंटरफेयर एक दिन जरूर करेगा आपके राइट्स में, ये उनको पता था। चलो हम ईमानदार है, फ्यूचर जनरेशन कैसे तुम गारंटी ले लोगे। एक बाप बड़ा अच्छा है, ठीक है, अपने इंप्लॉइज का ध्यान रखता है, उसने अपनी मेहनत से पूरी कंपनी बना दी अपने लाइफ टाइम में, क्या इस बात की गारंटी कोई उठा रहा है कि उसका बेटा भी उसके जैसा होगा? कोई नहीं ले सकता। ये बात उनको पता थी कि हम सही हैं, लेकिन फ्यूचर में आने वाले सारे लोग भी ऐसे ही होंगे, इस बात की कौन सी गारंटी है। तो देयरफॉर it was desired that we need to have express declaration in the constitution itself। हमें संविधान में ही एक्सप्रेस डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के पास। एक्सप्रेसली बता दो कि भैया आपके पास ये 10-15, आपको पता है पार्ट 3 में जो भी है वो फंडामेंटल राइट्स हैं, और ये दुनिया जहां के हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। तो राइट्स को क्लियरली बता के चलो कि लोगों के ये अधिकार है। और सिमिलरली आप उन एजेंसीज के भी नाम बताओ, ठीक है, उन गवर्नमेंट के भी नाम बताओ जिनके ऊपर वो फंडामेंटल राइट्स की रिस्ट्रिक्शन रहेगी, कि हर लोगों को हर चीज में क्लैरिटी हो, फ्यूचर जनरेशन को, कि हमारे फ्रेमर्स ने हमें ये राइट दिए और इन लोगों के अगेंस्ट में दिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें क्या पढ़ाया था, एफआईआर स्पेसिफिक होनी चाहिए प्लस नामजद होनी चाहिए, यही चीज है कि राइट्स स्पेसिफिक होने चाहिए कि यही है, ये नहीं कि दे दिए फंडामेंटल राइट्स, भाई कौन से हैं ये तो बता दो, ये थोड़ी फ्यूचर में डिटरमाइन होंगे। तो स्पेसिफिकेशन और नामजद, आपने आर्टिकल 12 में सबके नाम बता दे कि ये सब लोग तुम्हारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो 32 में सुप्रीम कोर्ट चले जाना बचाने के लिए। तो आपको पता है किनके खिलाफ अपने राइट्स को क्लेम करना है, और किसके, और कौन कौन से राइट क्लेम करने हैं, दोनों क्लैरिटी है। किसके ऊपर केस करना ये भी पता है, और किन चीजों के लिए करना ये भी पता है।
तो ड्राफ्टिंग का नियम है। तो ये सीख लो कि कोर्ट में भी ड्राफ्टिंग करोगे, कभी लॉ कमीशन जाके बैठ गए, कहीं ड्राफ्टिंग का काम, और अच्छे स्कॉलर स्टूडेंट्स को मिलता है। लॉ कमीशन में इंटर्नशिप करोगे ना, वहां पे भी अच्छा काम मिल जाता है। तो दो चीज लाइफ का नियम, तुम वकालत में जा रहे हो, जजमेंट भी लिखोगे, स्पेसिफिकेशन, हर चीज क्लैरिटी, क्या है क्या नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हो क्लाइंट के लिए, हर चीज लिख के ना, ये अधिकार है ये नहीं है, मन में कुछ नहीं होता है, जो है सब वहां लिख दो। स्पेसिफिकेशन और नामजद, क्या क्या है और किन के अगेंस्ट है, पार्टीज के नाम क्लियर होने चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट इन दो लोगों में हुआ है, ये कंपनी, ये उसका पूरा एड्रेस, स्पेसिफिकेशन। तो यही कलाकारी है पूरे पार्ट 3 को लिखने में। पहले आपने नामजद करा आर्टिकल 12 में, बता दिया कि ये लोग हैं जिनके खिलाफ तुम्हें अपने राइट लेने हैं, ठीक है। और बाकी पार्ट 3 में स्पेसिफाई कर दिया कि ये तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये तुम्हें जो तुम क्लेम कर सकते हो, ये तुम्हें एंजॉय करने हैं। तो ये लॉजिक है स्टेट का डिफाइन करने का। पागल नहीं थे लिखने वाले कि दोनों चीज तुम्हें बतानी थी फ्यूचर जनरेशन को, क्योंकि हम सही हैं इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे फ्यूचर जनरेशन भी सही होगी। बहुत लोग, नहीं तुमने सुना होगा, किसी बंदे ने बड़ी मेहनत से कंपनी बनाई है, या अपनी मेहनत में बहुत इज्जत बहुत पैसा कमाया है, और औलाद होती है निकम्मी, तो बाप क्या कहता है, बेटा या तो तुम सुधर जाओ, नहीं तो सबको ट्रस्ट में दे जाऊंगा, उठाते रहना पैसा, तुम्हें अक्ल मैं सिखा के जाऊंगा। वो इसलिए होता है कि आपको, ये कुछ तो करते रहे ना, खाली बैठ, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो वो डीपीएस भी इसलिए रखती है कि एक दिन ये अचीव करना, इस पे काम करो, फ्यूचर में ऐसी गवर्नमेंट बनाओ कि तुम इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कर सको, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सको, कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। ईडब्ल्यूएस ऐसा लागू कर दिया, सही था कि एजुकेशन के इकोनॉमी के बेसिस पे भी आप रिजर्वेशन कर सको। तो ये सब बनाया गया। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जब इतना चल रहा है, वो डीपीएसपी का तो गोल है आपका कि एनवायरमेंट को बचाए चलना है, एनिमल्स को बचाए चलना है। तो ये लिखने का, स्टेट बनाने का लॉजिक यही है, और यही आपके ड्राफ्टिंग का नियम होगा, यही प्रैक्टिस का नियम होगा, यही हर चीज का। तो पल्ले गांठ बांध लेना, हर चीज स्पेसिफाई, आंसर्स भी लिखो तो क्लैरिटी के साथ कि ये सेक्शन है, ये चार्ज फ्रेम होंगे, इन सेक्शन में ये एविडेंस लगेंगे, स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए और पार्टीज के नाम सर। तो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी बैठा हुआ है आपका। नॉर्मल नहीं, आप नॉर्मल रिट जाओगे ना, रिट भी है 32 में, बहुत सारे मेजर्स बताए हैं, रिट उसमें से एक पार्ट है, रिट उसमें से एक पार्ट है। बाकी आपके पास बहुत सारी चीजें, आप एप्लीकेशन केस फाइल कर सकते हो, गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हो कि ये जो लॉ है, बिल आया, बिल को चैलेंज कर दो, कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी। रिट तो बताऊंगा, उसमें बड़े सारे मैकेनिज्म है क्यों किस चीज को लेके, लेकिन रिट अकेला एक चीज नहीं है, उसके अलावा 32 में बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप जा सकते हो। हम्म। रिट लेकिन देखना, बिल आया है, बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल आया है। हाँ लेकिन वो देखा जाएगा ना कैसा वायलेशन करा है, कोई बिल बनाए करा है या वैसे वायलेट कर दिया है। हैबस कॉर्पस क्यों लगाते हैं, पुलिस ने उठाया, आपको उठा के ले गए, तो आपको रिलीज करना है, सबसे अच्छा आसान ऐसा रिट ऑफ हैबस कॉर्पस लगा दो। अब इसके लिए तुम सूट थोड़ी फाइल करोगे, लेकिन कोई बिल बनाए, सभी तुमने सुना होगा, ड्राफ्ट आया था इसका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर 2 साल पहले, गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, उसके ड्राफ्ट में बड़ी कमी थी। किसपे? हाँ, तो आपको बिल पे इस समय तो सीधा केस डालो, 377 चैलेंज करना था, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, अडल्ट्री का सेक्शन चैलेंज करे तो आपने केस डाले, केस करो। अगर रिट ऑफ हेबस कॉर्पस का मामला है, मैंडेमस, कोई सरकारी विभाग है आपका काम नहीं कर रहा है, और उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है करने की, लीगल ड्यूटी है, रिट ऑफ मैंडेमस डलवाओ सीधा काम करवाने के लिए। बहुत लोग डालते हैं, केस लॉ बताऊंगा इसमें करवाया था रिट ऑफ मैंडेमस। तो पहली सवाल ये है कि स्टेट क्यों डिफाइन करना पड़ा, क्योंकि आप हो कमजोर, स्टेट है पावरफुल, और स्टेट एक दिन आपको दबाएगी। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में बता के चले जाओ लोगों को कि उनके क्या राइट्स हैं और किन लोगों के अगेंस्ट है, जिससे सबको क्लैरिटी रहे। ये ड्राफ्टिंग का बेसिक यहाँ फॉलो कर दिया। अब इसको लिख लो, why the term state has been defined। सेकंड पॉइंट बनाना। हाँ, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन सेकंड पॉइंट, पहले तो स्टेट की डेफिनेशन लिखवाई, सेकंड पॉइंट पेपर में भी ऐसे लिखना, why this term state need to be defined। इसका आंसर लिखना, फंडामेंटल राइट्स, why the term state need to be defined। पहला है फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रिजर्व्ड, फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रिजर्व्ड, फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रिजर्व्ड।
in the form of restriction upon the state. Fundamental rights have been preserved in the form of restriction upon the state. First off, there is an idea, there is an idea, there is an idea, there is an idea that state being a powerful, there is an idea that state being the powerful, there is an idea that state being powerful has the capacity, has the capacity to suppress the people. First off, therefore, it is essential. Therefore, it is essential to have express declaration in the constitution itself. Therefore, it is express to have, it is essential to have express declaration in the constitution itself as to as to what right, as to what right of the people, as to what right of the people will act, what right of the people will act in the form of will act in the form of restrictions upon the state, restriction upon the state. Full stop. It is necessary to define, full stop, it is necessary to define exactly as to, it is necessary to define exactly as to what organ or agency, it is necessary to define as to what organ or agency would be, would be the one, would be the one upon whom, upon whom restriction would apply, upon whom restriction would apply. Also, ठीक है, फर्स्ट ऑफ, तो दो चीज पॉइंट क्लियर हो गया। स्टेट का मतलब डेफिनेशन पेपर में नहीं, डेफिनेशन आती है, तुमसे एक पॉइंट खींच के पूछेंगे बताओ नीचे एमसीक्यू में कौन सा है या नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर हटा लिया, नीचे ऑप्शन दे दिया, तुम्हें टिक करने को बोलेंगे, तो पता होना चाहिए कि वर्ड्स के कंटेंट क्या है बेरख के। एक तो स्टेट का मतलब पता चल गया तुम्हें, दूसरा ये कि स्टेट को डिफाइन करने की नौबत क्यों आई। तो ड्राफ्टिंग कलाकारी है, और फ्रेमर्स ने जो बना के, तुमने पढ़ा होगा ना कितने साल लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, जितना समय लगा था कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाना पड़ा था ना, बड़ा तुम कभी तुम थोड़ा कहीं बी आर अम्बेडकर के बारे में पढ़ लो, लाइफ के बारे में, दुनिया जहां की डिग्री उन बंदे के पास, बढ़िया। अब देखो, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है ना, सही बात है ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। जब हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, इस बंदे ने बहुत पढ़ाई कर रखी थी, और दुनिया जहाँ के घाट घाट का पानी पी रखा था हर कंट्री का। तो एनालिसिस करने के लिए कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इंक्विजिटिव माइंड चाहिए ना, इंक्विजिटिव माइंड होना चाहिए जिसका दिमाग चले, कोई पॉइंट क्लिक कर दिया तो उसमें 10 मिनट बोल जाए। वो कब होगा, जिसने इतनी पढ़ाई करी होगी। तो जितना तुम पढ़ोगे किसी भी चीज को, किसी भी फील्ड में जितना तुम पढ़ोगे, तो तुम ना एक्सपर्टीज गेन कर जाओगे। तुम्हें ये भी पता है, ये भी पता है। जैसे मान लो मैं तुम्हें बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छा मैटर आ जाता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ऐसे लॉयर्स हैं जिनको बुलाया जाता है जजों के थ्रू, कि भाई आप आइए हमें गाइड करिए कि बाकी देशों में इसके बारे में क्या प्रोविजन है, उनका क्या कहना है। तो क्यों, क्योंकि उन्होंने इतने संविधानों को स्टडी कर लिया अपनी लाइफ में, वो चलती फिरती अब कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, आप कुछ डालोगे वो आपको सवाल के जवाब देंगे। क्यों, उनने एक्सपर्टीज कर ली। तो जब इसको ड्राफ्टिंग करने का समय है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बढ़िया बनाना है, सबसे काबिल बंदा ढूंढा गया देश के अंदर। कौन मिला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसके वो इतनी क्वालिफिकेशन, इतनी क्वालिफिकेशन, ये सब पढ़ चुका है, इसको सब पता है। तो ये नकल भी करेगा ना तो अकल से करेगा, इसको पता है क्या चीजें डालनी है कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या नहीं डालनी है, ठीक है, वो भी कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। अब ये तीसरा पॉइंट, कि जो वर्ड स्टेट है, ये जो वर्ड स्टेट है, वो जो वर्ड स्टेट है उसको ऑफिस में बोल देना, इन्वर्टर चला देगा। ये जो वर्ड स्टेट है,
आर्टिकल 12 में भी लिखा है, और एक बार आर्टिकल 36 निकाल के देखो। आर्टिकल 36 में भी वर्ड डीपीएसपी का सबसे पहला आर्टिकल, डीपीएसपी का सबसे, हम्म, डीपीएसपी में पहले आर्टिकल में स्टेट है, जो उसमें सेम चीज बोली गई है। जो स्टेट का मतलब आर्टिकल 12 के लिए है ना, वही स्टेट का मतलब आर्टिकल 935 के लिए। तो बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं समझी, जो वहां लिखा है वो वहां पे भी लिखा है। तो इस पॉइंट को लिख लो। हाँ पूछते हैं भाई, सब में पूछते हैं। कौन पूछते हैं? हाँ सब में पूछते हैं। रुक जाए, मैं ही करवाता हूँ। लिखना। नेक्स्ट पॉइंट है, जो स्टेट का मतलब आर्टिकल 12 में है, वही स्टेट का मतलब आर्टिकल 36 में है। तो 36 भी मार्क कर लेना कि स्टेट वर्ड दो जगह लिखा है, 12 और 36। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ। नेक्स्ट पॉइंट इस, द वर्ड स्टेट यूज्ड इन, द वर्ड स्टेट यूज्ड इन, द वर्ड स्टेट यूज्ड इन, द वर्ड स्टेट यूज्ड इन फंडामेंटल राइट, द वर्ड स्टेट, द वर्ड स्टेट used in fundamental right as well as in DPSP. The word state used in fundamental right as well as in DPSP. Full stop. The meaning of the term state, the meaning of the term state defined in Article 12, the meaning of the term state defined in Article 12 is same, is same, is same, is same, which is defined in, is same as defined in Article 35 of DPSP, Article 36 of the DPSP. Therefore, full stop, therefore, Article 12 has to be read. Therefore, Article 12 always has to be read with Article 36. Always has to be read with Article 36. अब नेक्स्ट पॉइंट बनाना, why why the term why the term other authority, why the term other authority has not been, why the term other authority has not been defined. सवाल तो यही निकला कि भैया जब आपने सबको बता दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, राज्यसभा और विधानसभा, लोकल अथॉरिटीज, एमसीडी वेमसीडी, दुनिया जहाँ के विभाग होते हैं, तो अदर अथॉरिटी क्यों भूल गए? कर देते डिफाइन, बना देते एक लिस्ट। क्यों नहीं बनाई लिस्ट? क्यों? इसका भी एक लॉजिक है। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं तुम्हें 10 बार बता रखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन गोल क्या है?
कि हिंदुस्तान को वेलफेयर स्टेट बनाना है, वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए। हम्म। इन्होंने कम कर दिया है। ये लिखते हुए कम हो जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक वेलफेयर कॉन्स्टिट्यूशन है, और वेलफेयर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या गोल होता है कि एक वेलफेयर स्टेट बनाए, मतलब एक दिन ऐसी स्टेट बनाए जो सबके भले के लिए काम करे। कि आपको वेलफेयर स्टेट बनानी है। वेलफेयर कॉन्स्टिट्यूशन और वेलफेयर स्टेट, ये दो वर्ड हमेशा याद रखना। जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसको पेल दो। तो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट गोल क्या है कि एक वेलफेयर कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसके अंदर एक वेलफेयर स्टेट हो। अब देखो, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए मतलब एक अच्छा राज्य बनाने के लिए, तो आप कहते हैं ना हमारे यहाँ राम राज्य, मेनली कल्पना क्या है कि एक दिन राम राज्य बन जाए। ठीक है। तो आप राम राज्य तुम आज के टाइम पे पकड़ लो कि इस टाइम यूएस, एक जो इंसान इंडिया में रह रहा है, जब बच्चा यूएस पढ़ने जाता है, यूके पढ़ने जाता है, तो वापस क्यों नहीं आते हैं? वहां का मैकेनिज्म, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन, यूरोपियन कंट्रीज की एडमिनिस्ट्रेशन, वो कहता है यार यहाँ तो इंसान, हिंदुस्तान में ना इंसान को इंसान ही समझाता। तुम अगर वहां जाओगे ना यूएस में, वहां पे इंसान की बड़ी कदर है। वहां इसलिए इंसानों के लिए इतनी सारी मेडिकल प्रोग्राम चलते हैं। लोगों की कदर है क्योंकि लोग कम है। कनाडा में तो वैसे ही कम है, जमीन ज्यादा, लोग कम है। यूएस में भी है, लोग कम है, जगह ज्यादा है। तो इंसानों की कदर है। हिंदुस्तान में क्या है, जगह कम है और लोग ही लोग हैं। एक एक घर में, अरे एक एक घर में 15 15 16 16 लोग रह रहे हैं। हमारा पटेल नगर के सामने है ना, रंजीत नगर है। रंजीत नगर में ऐसे ऐसे परिवार हैं कि वो जरा सा मतलब 50 गज का कुछ मकान होगा, उस 50 गज के मकान के अंदर ही कम से कम 2 से 3 परिवार हैं। तो ये कैसे रह रहे हैं और कैसे लोग उसमें फिट है, ये किसी को भी नहीं पता। और आबादी भी बढ़ रही है घर के अंदर, ये भी कैसे हो रहा है ये भी नहीं किसी को पता है। तो जो भी है, तो हमारा मेन गोल क्या है, वेलफेयर कॉन्स्टिट्यूशन से वेलफेयर स्टेट बने। तो वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए राजा को बहुत सारी इंस्ट्रूमेंटलिटीज की जरूरत पड़ेगी, बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, जब आप काम करना शुरू करोगे, देखो जब मैंने सोचा था ना, तो मैंने एक इंस्टीट्यूट सोचा था, तो ये ऐसा हो, ये टेक्नोलॉजी, ये हो, ये हो। करते करते समझ आया कि भैया ये सेटअप भी लगता है। ये नहीं पता था कि सीपीयू वीपीयू का ऐसा सेटअप लगेगा जिससे कनेक्टिविटी बनी रहती है। इतनी लाइटिंग होनी चाहिए, ये भी नहीं पता था। स्टूडियो देख के आया तो समझ आया कि टीचर के ऊपर इतनी लाइटिंग होनी चाहिए। फिर ऐसा सिस्टम बनेगा, फिर इतनी तुम्हें इंस्टीट्यूट चलाने की रिक्वायरमेंट होती है। ये तो जब आप काम करना शुरू करते हो ना, फिर रिक्वायरमेंट पता चलती है, फिर काम ऐसे आगे बढ़ता है। अब 10 चीजों की समझ आती है कि अच्छा ये भी करना, ये भी करना और ये भी और चाहिए होगा। काम एक चीज से शुरू होता है, करते करते खर्चे बहुत हो जाते हैं। तो सेम कहानी है। आप कह रहे हो वेलफेयर स्टेट, मान लो राजा भी आपका अच्छा है, मोदी जैसा आदमी है, तो भैया जो बंदा काम करेगा तो मैं देश के लिए करूंगा। वेलफेयर स्टेट को चलाने के लिए चाहिए होंगी ऑर्गेनाइजेशन। देखो सरकार सारा काम तो खुद नहीं कर सकती, और सरकारी विभाग का तुम्हें पता ही है कि जिसकी सरकारी नौकरी लग गई वो तो काम फिर मुश्किल ही भैया। प्राइवेट में और सेमी प्राइवेट में फिर भी काम डंडे पे हो जाता है। आपको चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्ट्रूमेंटेलिटीज। आपको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेलिटीज चाहिए, मतलब नई नई विभाग चाहिए बेसिकली। आपको विभाग बहुत लगेंगे। ठीक है। उन विभागों के लिए क्यों चाहिए कि आपको वेलफेयर स्टेट क्रिएट करनी है। इट इज नॉट पॉसिबल टुडे, इवन इन फ्यूचर, टू डिफाइन और टू गिव एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन। किसी को नहीं अंदाजा है कि फ्यूचर में तुम्हें किन चीजों की और जरूरत पड़ेगी। किसी को पता था कि आधार के नाम की भी एक एजेंसी बनेगी, यूडीएचआई करके? उस समय किसी ने सोचा था कि तुम्हें आधार जैसी चीज की जरूरत पड़ जाएगी? कोई इस चीज की कल्पना नहीं कर सकता कि फ्यूचर में किस चीज की कब किस ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी, तुम्हें कौन सी कंपनी बनानी पड़ जाएगी गवर्नमेंट को। ये तो नीड होगी तो पड़ेगा। और आगे एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, रिक्वायरमेंट बढ़ेंगी, कम नहीं होगी। तो ऑब्वियस है सर, देश चलाने के लिए आपको बहुत सारे नए नए विभाग बनाने पड़ेंगे, नए नए डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे, नई नई कॉर्पोरेशन बनानी पड़ेंगी, और प्राइवेट्स के अंदर आपको शेयर खरीदने पड़ेंगे कि अच्छा ये काम भी करना है। एल आई सी है ना, एल में बहुत बड़ा शेयर तो गवर्नमेंट का है। इनडायरेक्टली एल गवर्नमेंट ही चला रही है। क्यों भैया, जीवन बीमा करना सरकार काम थोड़ी है। लेकिन लोगों को प्राइवेट कंपनी इतने महंगे बीमा उस समय देती थी
गवर्नमेंट को लगा देखो वेलफेयर स्टेट बनानी है, तो वेलफेयर इन द सेंस कि आपको हर सेक्टर का ध्यान रखना है, प्राइवेट वाले का भी ध्यान रखना है, जिसकी सैलरी कम होती है तो उसके लिए इंश्योरेंस कुछ प्लान सस्ते वाले होने चाहिए, अपने फैमिली की प्रोटेक्ट कर सके। मेडिकल प्लान होने चाहिए, मेडिकल को प्रोटेक्ट कर सके। एक जमाना बहुत था हिंदुस्तान में जब LIC एजेंट बनने की होड़ थी। काम ही यही होता था कि एजेंट बन गए, लोग पैसा भरेंगे प्रीमियम, उसका कुछ पैसा तुम्हें भी मिलेगा। ठीक है। तो इसमें LIC का काम है। तो कभी भी पार्लियामेंट में जो उस समय बहस छिड़ी थी ना, उस समय यही बोला गया था कि कभी भी कोई ये कभी नहीं बोल सकता कि आपको कितनी एजेंसीज चाहिए होंगी इस देश को चलाने के लिए। इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी लिस्टिंग कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं। ये सिचुएशन होंगी तो इस लिस्ट में लोग ऐड हो जाएंगे, एजेंसीज ऐड हो जाएंगी। कुछ गवर्नमेंट काम खुद करती है, कुछ इम्प्लाइड वे में करती है। कोई रजिस्ट्रेशन सोसाइटी बना दी, उसमें फंडिंग कर दी, उसका कंट्रोल ले लिया, कहते हैं ना बैकएंड से, बैकएंड से चीजें चलनी है। यही काम है वो मैं बताता हूँ अभी, इसमें बहुत सारा क्राइटेरिया है, लेकिन मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। स्टेट सारे काम सीधे भी करती है और बैक चैनल से जाके भी करती है। हाँ। तो ये चीज है। तो जब भी अदर अथॉरिटी वर्ड खुला छोड़ दिया गया, क्योंकि कोई नहीं डिफाइन कर सकता। उस समय अंबेडकर ने बोला भैया बहुत मुश्किल है, कब सरकार को किस चीज की जरूरत पड़ गई, मैं कैसे की लिस्ट बता दूं कि यही एजेंसी होती है। जैसे अब आपको आधार की बनानी पड़गी, और आधार इज अ रिक्वायरमेंट फ्यूचर के बेनिफिट के लिए, तो आपको करना चाहिए काम ये। तो ये चीज है, इसलिए इसकी ओपन एंडेड टर्म है। जब भी पेपर में जो आता है ना ओपन एंडेड, इसीलिए ये। और इसका यही लॉजिक है, दुनिया में कोई नहीं बता सकता भैया। राजा जब भलाई करने चल पड़ेगा, कितनी उसमें रिक्वायरमेंट है, मोदी में कितना दिमाग आ जाए कि भैया ये एजेंसी बनाओ, ये बनाओ, कि आपको लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है। और अगर स्टेट प्राइवेट की जिम्मेदारी भी उठा लेती है, चलो हटो ये काम हम कर लेंगे। एयरलाइंस, एयर इंडिया टाटा के पास थी, टाटा से गवर्नमेंट ने ले ली। भैया सरकार का क्या जिम्मेदारी है एयरलाइन चलानी, क्यों? उन्होंने कहा तुम्हें पता हो तो एयर इंडिया की ना अफोर्डेबिलिटी रहती है, और इसलिए एयर इंडिया घाटे हुए चलती थी। इसलिए ली थी भैया एयर इंडिया के लोगों के पास यात्रा के लिए कुछ तो होना चाहिए। रेलवे, रेलवे चलाना सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी है, लेकिन वेलफेयर का काम है ना, लोगों को सस्ता। हिंदुस्तान में सब मिडिल क्लास तो ठीक है, एक लोअर मिडिल क्लास नाम की चीज भी होती है, उनकी भलाई के लिए भी तुम्हें काम करने हैं, तो उनकी भलाई के लिए आपको एजेंसीज बनानी पड़ेगी। तो ये चीज है, इसलिए ये वर्ड ओपन एंड है कि कोई डेफिनेशन आज नहीं हो सकती ना फ्यूचर में हो सकती है। तुम्हें बनाने के बोलो तुम भी लिस्ट नहीं बना सकते। पता नहीं कौन, ये ChatGPT है, आज से 6 महीने पहले तुमने इसका नाम सुना था? दुनिया को नहीं पता होगा। और अब इसमें कोर्स हो रहे हैं कि AI और ChatGPT पे यूट्यूब पे तुम जाओगे, कोर्सेज प्रोग्राम चल रहे हैं। मतलब कितने आगे दुनिया बढ़ गई। तो तुम लोग तो अपने प्रोजेक्ट भी ChatGPT से बना रहे हो, इतना मुझे सुनने में आया है ना। डिसर्टेशन बन रही है क्योंकि प्लैग उसको पकड़ नहीं पा रहा है। तुम सोच रहे हो कि टेक्नोलॉजी कहां तक चली गई है। टर्निटिन को अपने आप को अपडेट करने में टाइम लगेगा ChatGPT के हिसाब से, कि वहां का कंटेंट पकड़ सके। AI फ्यूचर है, गवर्नमेंट में भी आ जाए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुमने सोचा था आज से 1 साल पहले की AI नाम की ऐसी कोई चीज होगी? तुम उसको कुछ बोलो, तुम्हारे लिए ऐसे बना के दे दे। तुम सोचो तुम्हें जुडिशियल में कितनी हेल्प हो जाएगी। जब मैं तुम्हें ऐसे की लिस्ट दूंगा, तुम जाके ChatGPT में लिखो, तुम्हारा कंटेंट आंसर बनकर तैयार हो जाएगा, उसका ऐसे को रटो। तो किस लेवल का काम, टेक्नोलॉजी कितनी आगे चली गई है। और इसको तो आप एक्सेल इन सब से जोड़ रहे हैं, कि लोग जो कंपनीज में काम करते हैं तो बस एक्सेल ऐसी बना के देते हैं, आप उसमें डाटा फीड कर दो, वो आपको एक्सेल शीट बना के देगी। टेक्नोलॉजी कहाँ चलेगी भैया? इसका प्राइवेसी प्रोटेक्शन का बिल लाना पड़ेगा। किसी होता है प्राइवेसी प्रोटेक्शन का बिल भी आएगा इस देश में, ये काम भी हो रहा है। तो कोई डिटरमाइन नहीं कर सकता। IT एक्ट, उस समय सोचा था 1950 में तुम्हें IT एक्ट की जरूरत पड़ेगी, और IT का एविडेंस सबसे मेन एविडेंस रहेगा इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 65A और B। लेकिन सिचुएशन टू सिचुएशन, तो इसलिए वर्ड को खुला छोड़ दिया गया। यही लॉजिक है, अदर अथॉरिटी वर्ड कभी डिफाइन नहीं हो सकता, ना होगा, कोई नहीं कर सकता इसको, क्योंकि डिपेंड ऑन सिचुएशन। We are welfare state, and for welfare state we require organizations, and no one can define or no one can give exhaustive list of the आपकी organization who will function under the government। सिचुएशन बनेगी तो सरकार ऑर्गेनाइजेशन बना देगी, नहीं है तो नहीं बनाई। तो इसको लिख लो, why the word other authority, why the term other authority has not been defined। इसमें लिखो, it is not possible to define, it is not possible to define the term other authority, as well as it is not possible, as well as it is not possible to give
as well as it is not possible to give exhaustive list of the authorities who will cover who will be covered who will be covered under the term other authorities, under the term other authorities, because because Constitution of India creates welfare state. Constitution of India creates welfare state. Constitution of India creates welfare state, and functions of welfare states are dynamic. And functions of welfare state are dynamic. That is, keeps on changing. That is, keep on changing with passage of time and requirement. Keeps on changing with passage of time and requirement. Full stop. For that purpose, full stop. For that purpose, state will have to create. For that purpose, state will have to create new mechanisms. State will have to create new mechanisms and new instrumentalities. State will have to create new mechanisms and new instrumentalities to perform these functions. Full stop. State will have to create new mechanisms and new instrumentalities to perform these functions. Create new mechanisms and new instrumentalities to perform these functions. Full stop. It is not possible to visualize. It is not possible to visualize all these agencies. It is not possible to visualize all these agencies at the time of. It is not possible to visualize all these agencies at the time of commencement of the Constitution. At the time of commencement of the Constitution. Full stop. Moreover, it is not possible. Moreover, it is not possible to give. It is not possible to give exhaustive list of. It is not possible to give exhaustive list of all these instrumentalities. Exhaustive list of all these instrumentalities even today. Even today. Even today. अब नेक्स्ट पॉइंट बनाना टेस्ट. टेस्ट टू डिटरमाइन. टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर. ये तो थ्योरी थी, प्रैक्टिकल बताता हूँ. टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर पर्टिकुलर agency or organization, whether particular agency or organization is a state or not. Test to determine whether particular agency or organization is state or not. पहला पॉइंट बनाना. In the case of R.D. Shetty, in the case of R.D. R.D. Shetty versus International Airport Authority. In the case of R.D. Shetty versus International Airport Authority, इस केस में बोला गया, देखो तुम्हारे सामने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आ गई और तुम्हें बताना है तो जज कि ये स्टेट है या नहीं है. तो इसमें बोला गया कि दो टेस्ट तो देखो हैं. इस केस में बोला गया
कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट है या नहीं है, इसका टेस्ट कि ये ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई। नहीं हो रही है ना, हो रही है। साइटेशन रुक जाओ बताता हूँ। टेस्ट की ये ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई और कैसे बनाई, हु हैज क्रिएटेड और हाउ। बिल ला के बनाया गया, स्टैट्यूट ला के बनाया गया, कैसे बनाया गया, कैसे बनाया और किसने बनाया। गवर्नमेंट ने बनाई है, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है, पार्लियामेंट ने बनाई है, बिल के थ्रू बनाई है, स्टैट्यूट के थ्रू बनाई है, कैसे करके इसको फॉर्म करा है। ये टेस्ट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई और कैसे बनाई ये कभी टेस्ट नहीं है। टेस्ट हमेशा ये है कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाएगी, वाई। इसको नाम दिया जाता है टेस्ट ऑफ फंक्शनैलिटी। इसी को बोला जाता है टेस्ट ऑफ फंक्शनैलिटी। कि मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन काम क्या कर रही है, क्या ये वही काम कर रही है जो एक स्टेट को करना चाहिए, ये देखना है। क्या ये सरकारी विभाग वाला ही काम कर रही है, तो सरकार ने जिम्मेदारी खुद ना लेके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसमें 50% शेयर अपना रखा, बाकी प्राइवेट का रखा, लेकिन जो काम करवाया जा रहा है एक सरकार का ही है। अगर ये चीज पकड़ में आ गई तो फिर वो स्टेट। ये असल टेस्ट है वाई, जिसको आगे जाके अजय हाशिया में प्रूव करा गया। वाई ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड, टेस्ट ऑफ फंक्शनैलिटी। इसके साथ एक और, एक्सटेंड एंड डिग्री, एक्सटेंड एंड डिग्री ऑफ स्टेट कंट्रोल, एक्सटेंड एंड डिग्री ऑफ स्टेट कंट्रोल। कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कितना कंट्रोल स्टेट का है, कितना है और कितना डीप रूटेड है। कि ये जो वर्ड है ना, इसको अच्छी तरह समझाया गया अजय हाशिया में, उसके अंदर इसको ज्यादा अच्छा समझाया गया, लेकिन उसका मतलब बताता हूं। लेकिन ये टेस्ट और रखा कि स्टेट का इंटरफेरेंस कितना है, इंटरफेरेंस। और वो इंटरफेरेंस बड़ी चीजों में हो सकता है, पैसों में भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो सकता है। इंटरफेरेंस कितना है और किसने किस लिए बनाई गई, ये दो टेस्ट रखने बस हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब तुम्हारे सामने कोई गवर्नमेंट एनजीओ आ जाए, कोई रजिस्ट्रेशन सोसाइटी आ जाए, उस पर इस टेस्ट को रख के देखो। अगर वो अप्रूव हो गए, मान लो कॉलेज भी आ गया। अभी तो कहता था अजय हाशिया केस में था क्या, श्रीनगर में कॉलेज था, ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन करी गई थी जम्मू कश्मीर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर। उस कॉलेज को एक सोसाइटी चलाती थी, लेकिन उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसका फाइनेंस और उसका कंट्रोल उस सोसाइटी के हाथ में था। उस कॉलेज का जितना कंट्रोल था सोसाइटी के हाथ में था, और सोसाइटी के हर काम का अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। सोसाइटी के हर काम का अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से आता था। तो इट मींस बैक चैनल से कंट्रोल स्टेट का ही है। डीप और परवेसिव कंट्रोल, इसको नाम दिया था एक केस के अंदर, केस का नाम दिखाऊंगा, डीप एंड परवेसिव कंट्रोल। कितना गहरा कंट्रोल है, और वो कंट्रोल हमेशा पैसे की टर्म में नहीं हो सकता, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जांच लो। और प्राइमा पैसा ही क्या है, ये स्कूल एक सोसाइटी चला रही है और वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर है। लेकिन जब खंगाला गया तो सोसाइटी की जो फंक्शनिंग है, सोसाइटी जो भी कमा, सोसाइटी के सारा फंड, सोसाइटी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन, जितना कंट्रोल है वो अप्रूवल आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो इट मींस ये स्कूल नहीं है, ये कॉलेज नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का ही कॉलेज है, ये कॉलेज गवर्नमेंट का है। क्योंकि उसमें करा क्या था, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया था, और एंट्रेंस एग्जाम में कुछ बच्चों के नंबर अच्छे आए। इंटरव्यू में भी बच्चे कहते हैं हमारा इंटरव्यू 2-2 3-3 मिनट चला, बेसिक सवाल पूछा, कहाँ रहने वाले हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, भेज दिया। फाइनल मेरिट लिस्ट आई, तो जिन बच्चों के इंटरव्यू में नंबर कम है, वो थोड़ी मेंस में नंबर कम है, उनको इंटरव्यू में नंबर ज्यादा दे दिए, तो उनकी सीट रिजर्व, उनको सीटें मिल गई। और जिन बच्चों का इंटरव्यू 2-2 नंबर, 2 मिनट चला, 1 मिनट चला, उन सबको नंबर इंटरव्यू में कम दे रखे, जिससे वो मेरिट लिस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उन्होंने केस मार दिया कॉलेज के खिलाफ कि हमें तो मिलनी चाहिए और इसमें हमारी सीट है, ये हमारे फंड राइट्स का वॉयलेशन है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इंटरव्यू में भेदभाव हुआ है। तो इसको लेकर ने केस ठोक दिया कॉलेज के ऊपर। सोसाइटी ने ये बोला कि हम पे केस कौन सा है, कौन सा फंडामेंटल राइट हमने वॉयलेट कर दिया, क्योंकि हम स्टेट थोड़ी हैं, हम तो एक कॉलेज हैं, जो सोसाइटी है जो एक कॉलेज चला रही है, स्टेट का मतलब क्या है। लेकिन जब खंगाला गया तो ये पता चला कि इनके हर चीज का कंट्रोल तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा था, स्टेट गवर्नमेंट से आ रहा है। तो मतलब ये गवर्नमेंट कॉलेज है, और गवर्नमेंट कॉलेज में डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस कैसे हो सकती है, जो भी जब तुम एंट्रेंस ले रहे हो, कैसे एक बच्चा जो मेंस के अंदर नंबर अच्छे लेके आ रहा है इंटरव्यू में बुद्धू हो गया,
ऐसा कभी होता दुनिया में? तो फिर वो एग्जाम फिर से खुला और ढंग से इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा। तो दिखने में था उन्होंने कॉलेज के ऊपर केस करा, लेकिन जब निकला तो कॉलेज निकला स्टेट का। तो स्टेट कभी भी फंडामेंटल राइट वॉलेट नहीं कर सकती, ना डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस कर सकती। आर्टिकल 15, स्टेट को इक्वालिटी मेंटेन करनी है। और क्या बेसिस है? आर्टिकल 14 लगा दिया गया, रीजनेबल क्लासिफिकेशन, कि तुमने जिस बच्चे के मेंस में नंबर ज्यादा है इंटरव्यू में क्यों कम दिए? लॉजिक बताओ ना। बेवकूफ हो गया बच्चा ये। मेंस में नंबर ज्यादा आ रहे हैं, इंटरव्यू में जाकर तुम्हें 4 सवाल के तुम्हें जवाब नहीं दे पाया। एक को तो समझ आए, सबके साथ ये केस था। इंटरव्यू में सबके नंबर पलट दिए इन लोगों ने। वो भी है ये। हाँ, तो टेस्ट हमेशा है वाई और डीप एंड परवेसिव कंट्रोल। ये जांच लो तो पता चल जाएगी ये चीज स्टेट है या नहीं है। वो होता है ना बैकएंड से काम करना मेरी परछाई है, सरकारें आजकल ऐसे काम करती है। तो ये आपको पकड़ना है, टेस्ट है, इसको लिख लो। द टेस्ट इज नॉट, इन दिस केस इट वाज हेल्ड, in this case it was held, in this case it was held that, in this case it was held that test is not who has created, test is not that who has created। इसकी साइटेशन लिख लेना, 1979 सुप्रीम कोर्ट, 1979 सुप्रीम कोर्ट। टेस्ट इज नॉट who has created the authority, test is not who has created the authority, and how authority was created, who has created and how authority was created, rather the test is, rather the test is कि why, rather the test is why authority is created, test is why authority is created, that is, ये इसको ब्रैकेट में लिख लो, न्यू टेस्ट ऑफ, न्यू टेस्ट ऑफ फंक्शनैलिटी। हाँ, ब्रैकेट में न्यू टेस्ट ऑफ फंक्शनैलिटी, न्यू टेस्ट ऑफ फंक्शनैलिटी, फुल स्टॉप। हाउएवर, comma, at times, however at times, degree and extent of state control has to be examined. However at times, degree and extent, extent of state control also has to be examined. Degree and extent of state control also has to be examined. नेक्स्ट केस लिखना, इसी के अंदर बी पॉइंट बना लेना जो भी नेक्स्ट केस। अजय हासिया, अजय AJAY, हासिया HASIA, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीद, अजय हासिया वर्सेस मुजीद, मुजीब, मुजीब, हाँ, MUJIB, बी 1981 सुप्रीम कोर्ट, 81 डिलीवर्ड बाय जस्टिस भगवती, डिलीवर्ड बाय जस्टिस भगवती। अब इसके अंदर पॉइंटर्स हैं। पहला, इन्होंने और स्पेसिफाई कर दिया, जो पिछली बार तो दबा के बोला गया डिग्री और एक्सटेंट स्टेट कंट्रोल, इन्होंने और अच्छा टेस्ट दिया। इन्होंने बोला अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में पूरी फंडिंग स्टेट की है तो वो स्टेट है, या तो पूरी फंडिंग हो या मेजॉरिटी ऑफ फंडिंग अगर गवर्नमेंट की है तो वो चीज स्टेट है। अगर फंडिंग नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल स्टेट का है तो वो चीज स्टेट है। या तो पैसे से सहायता कर दो, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट कर दो। जैसे हम अपनी फाइल कहीं भेजेंगे, विभाग से पास हो जाएगी। हाँ, प्राइवेट स्कूल नहीं, एफिलिएशन देते हैं, एफिलिएशन इज अ गाइडलाइन। हम आपकी एडमिशन थोड़ी कंट्रोल करने आ रहे हैं। आई कि आपको स्कूल खोलना है तो कुछ चीजों का आपको कंपाइल करना पड़ेगा, वो सिर्फ गाइडलाइंस ही तो है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मतलब क्या होता है? आपके हर डिसीजन में हमारा इंटरफेरेंस है। वो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की, एम्प्लॉयमेंट की हर चीज, कौन सा एग्जाम कंडक्ट होगा तो ऊपर से अप्रूवल होगा तो नीचे वैकेंसी निकलेगी, सीटें क्वालिफाई होंगी। तो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की, डे टू डे वर्किंग में हम इंटरफेयर कर रहे हैं।
तो ये जो सीबीएसई वाले, तो एक एजेंसी है सर्टिफिकेशन, जैसे इस वो नहीं होती तुम्हारी आईएसआई, कौन सा मार्क होता है या चीजों के ऊपर जो कहते हैं, आईएसआई थोड़ी हो गया यार। अरे हॉल मार्क तो उसके ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर यार। वो जो लोहे वोहे की कोई चीज खरीदते उसमें मार्क, हाँ जो भी ये मार्क होता है कि सर्टिफाइड एजेंसी तो है कि ये प्रोडक्ट क्वालिटी का है। फूड के लिए एफएसआई बना रखी है, एफएससीआई बना रखी है, तो ऐसे ये तो सर्टिफाइड करती है चीजों को, कंप्लाई कर दो तुम्हें कल मिल जाएगा अपने प्रोडक्ट के लिए। उसको थोड़ी मतलब है तुम कितना प्रॉफिट कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो। इसमें लिखना पहला पॉइंट, इफ बॉडी इज टोटली फंडेड बाय द स्टेट, if body is totally funded by the state, then it is a state. If body is totally funded by the state, then it is a state. ये क्या पूछ रहे हैं? हाँ ये सही। If body is totally funded by the state, then it is a state. Second point, if body is not totally funded by the state, if body is not totally funded by the state, then if main part of the finance, then if main part of finance is given by the state, if main part of finance is given by the state, if body is not totally funded by the state, but main part of finance, main part of finance is given by the state, then it will be a state. मेजोरिटी तो फिर नहीं बनी ना। 51 शेयर होल्डिंग का मतलब होता है कि मोस्टली एलआईसी में 50% से ज्यादा गवर्नमेंट की है। और ये जो तुम्हारी एलआईसी है ना, उसने पता किसके शेयर ले रखे हैं? आईटीसी के। आईटीसी क्या है? सबसे बड़ी टबैको बनाने वाली कंपनी है। तो सरकार पहले टबैको खिलाती है, बाद में उस पर एलआईसी की प्रोटेक्शन देती है। एलआईसी का समझ शेयर अडानी के शेयर में, एलआईसी ने अडानी के शेयर में तो खरीद रखा है, जब तो दिक्कत कह रहे थे कि सब डूबेंगे, एसबीआई ने भी खरीद रखे हैं सारे गवर्नमेंट बैंक्स ने। हाँ तो इससे नहीं डूबेगा वो। थर्ड है, if not a financial, if body is not financially supported, if the body is not financially supported by the, if the body is not financially supported by the authority, then it may possible, it may possible that absolute administrative control, it may possible that absolute administrative control of the authority, absolute administrative control of the body is vested with the government, absolute administrative control of the body is vested by the government, vested in the government, then such body is a state. नेक्स्ट पॉइंट है, if body is created by the state, if body is created by the state, if body is created by the state, then it will be considered to be a state. Created by the state, then it will be considered to be a state. इसका मतलब समझना, created, if body is created by the state, then it will be considered to be the state. Created का मतलब इन्होंने बोला, अगर किसी विभाग को ऑटोनॉमी, स्वतंत्र प्रभार देने का अधिकार स्टेट का है, और स्टेट चाहे जब उससे उसकी ऑटोनॉमी छीन सकती है, तो मतलब वो एजेंसी स्टेट है। आपने एक प्राइवेट बॉडी बना दी, लेकिन अंदरूनी खाते क्या है कि सरकार चाहे तो उसकी ऑटोनॉमी छीन के इसको गवर्नमेंट में कभी भी कन्वर्ट कर सकती है, तो वो जो प्राइवेट वाली है ना, वो भी स्टेट है। तो अगर ये चीज है क्रिएटेड, हमने ही बनाया और हम चाहेंगे तो मिटा देंगे, तो भैया फिर आप स्टेट है। इसका आगे लिखना, अभी वही टेस्ट लिखवाऊंगा इसके आगे। अगर एक प्राइवेट, दिखने में प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, लेकिन पता चला कि इसको तो बनाया ही स्टेट ने है, और स्टेट चाहे तो इसको कभी भी डिस्पोज ऑफ कर सकती है, और इसकी प्राइवेटशिप खत्म करके इसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है, मतलब ऑटोनॉमी देने का काम स्टेट का है, तो फिर वो स्टेट है अंदरूनी खाते। वो बस बाहर से दिख रही है तुम्हें प्राइवेट कंपनी, अंदर से वो स्टेट है। लिख लो, दैट इज, इसका क्या लिखना, दैट इज इफ बॉडी हैज बीन गिवन ऑटोनॉमी बाय द स्टेट, if the body has been given autonomy by the state and state has the power to withdraw the autonomy, state has the power to withdraw the autonomy,
and state has the power to withdraw the autonomy, then it is a state. To withdraw the autonomy, and if state has the power to withdraw the autonomy, then it is a state. लेकिन टेस्ट भी तो लगाओगे ना, जब डी रूट जाओगे ना, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल निकल जाएगा। फाइलों का अप्रूवल कहां से आ रहा है, अप्रूवल कहां से आ रहा है, कैसे बनाई और कब इसको खत्म, जब बिल बनाया जाता है, बॉडी बनाई जाती है, तो जिस स्टैट्यूट के थ्रू, जिस बिल के थ्रू बनाई गई, उसमें क्लॉज हमेशा होता है कि हम चाहेंगे तो इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं जिस दिन चाहें। तो अगर ये क्लॉज तुम्हें मिल गया उसके बिल के, उसके स्टैट्यूट में, तो आप देखो, मान कोर्ट में ना हर चीज एविडेंस पे चलती है, कोर्ट कल्पनाओं पे काम नहीं करेगी, वो कहेगी सबूत ला दे, आप जितनी बड़ी दलीलें दो। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, हिजाब कंट्रोवर्सी हुई थी, ट्रिपल तलाक की कंट्रोवर्सी हुई थी, दुनिया जहाँ के आप टीवी में पढ़ रहे हो, समाचारों में देख रहे हो, लोग लड़ रहे हैं, कह रहे नहीं हमारे धर्मों में लिखा है, उसमें लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इतना पूछा, हमें ये कहाँ लिखा हुआ दिखा दो कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। अगर तुम ये प्रूव कर दोगे कि तुम्हारे धर्म का ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और तुमने आज तक इसको एब्रोगेट नहीं करा है, सबूत दा दो। सबूत नहीं मिला, तो फिर वो सेकुलर एक्टिविटी मान के उसमें इंटरफेयर कर गए। तो बोलने के लिए ठीक है, कोर्ट सुन लेगा, आखिरी में जज ये बोलेगा भाई सबूत ला दो। तो आपको बिल, वो स्टैच्यूट जिसके थ्रू वो क्रिएट करी गई, उसमें पढ़ना पड़ेगा कि कहीं तो होगा जिनने इसकी ऑटोनॉमी लेने का और छीनने का अधिकार रखा होगा। क्योंकि कोई भी ना प्यादा अपना बनाता है, तोता पालता है, तो कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल भी उसी के पास होता है। तो कहते हैं ना सीबीआई गवर्नमेंट का तोता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसको इंटरफेयर कर सकती है। कैसे? डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, एम्प्लॉयज की अपॉइंटमेंट, तो इनडायरेक्ट वे में तोता आपने अपने हाथ में रखा है। तो आप जब चाहो लगाम खींच लोगे और जब चाहे छोड़नी है छोड़ दोगे। तो वो चीज है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, टेक्स्ट ऑफ टेस्ट ऑफ फंक्शनैलिटी। टेस्ट ऑफ फंक्शनैलिटी, जो वाई वाला पार्ट था इसको एक्सप्लेन करा गया। टेस्ट ऑफ फंक्शनैलिटी दैट इज, है क्या, आज आर डी शेट्टी वाले को इसमें ढंग से एक्सप्लेन करा गया, टेस्ट ऑफ फंक्शनैलिटी को, वाई वाले पार्ट को इस केस में एक्सप्लेन करा गया। टेस्ट ऑफ फंक्शनैलिटी दैट इज बॉडी शुड बी परफॉर्मिंग, क्योंकि उस केस में ना क्लियर नहीं हो पा रहा था कि वाई, इन्होंने बोला कि वाई एजेंसी बनाई गई है तो ये टेस्ट है, लेकिन उस वाई का मतलब क्या है। इन्होंने बोला कि अगर बॉडी सेम फंक्शन वही कर रही है जो सरकार को करना चाहिए, तो इट मीन वो स्टेट है। बस सरकार ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ना पकड़ के दूसरे लोगों को साथ में लेके काम करा है, प्राइवेट प्लेयर्स को लेके साथ में काम करा है। तो हाँ, पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल जो होता है वो का, पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट पार्टनरशिप पे जो आजकल काम हो रहे हैं वही वाले। दैट इज बॉडी शुड बी परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन which state to perform. Body is performing the same function which state to perform. Body is performing the same function which state to perform. Next point लिखना, if ministry has been converted, if ministry has been converted into corporation in order to perform into the corporation in order to perform the function of the ministry, then it is a state। कि आपने खुद ना करके कॉर्पोरेशन बनाई और उससे अपना काम निकलवा लिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, दुनिया जहाँ की जो कॉर्पोरेशन होती हैं, हम्म, तो आप नहीं कर रहे, बस आपने कॉर्पोरेशन बनाए काम करा लिया। कि सब रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है ना टाइप में, जब आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज सेबी बना देते हो, सब बना देते हो कि शेयर होल्डर्स के ऊपर कंट्रोल रखेंगे, कंपनीज पर कंट्रोल रखेंगे। तो बेसिकली आपने ना, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट शेयर होल्डिंग में ना जाके या शेयर मार्केट में डायरेक्ट इंटरफेयर ना करके एक अथॉरिटी क्रिएट कर दी, वो अथॉरिटी उसको रेगुलेट कर रही है। तो बेसिकली वो स्टेट बना दिया आपने। तो एक तरीके से उसको स्टेट ही माना जाएगा, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो। कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट अवॉइड करती है, हम ना इंटरफेयर करें, लेकिन प्यादा घुमा के पकड़ा जाता है। तो इनके थ्रू, सेबी के थ्रू, इन सब के थ्रू रेट पड़वा दो जिस बिजनेस को गिराना है। बनाई स्टेट नहीं, स्टेट के थ्रू, स्टैट्यूट से स्टेट की बनती है, लेकिन स्टेट कहती है हम ऑटोनॉमी दे रहे हैं। तो इसमें से भी सारे फैक्टर्स मिल ही जाते हैं तुम्हें कि स्टेट की सारी फाइलें ऊपर से अप्रूव होकर आती है। लेकिन ये भी है कि
करना काम स्टेट को था, लेकिन आपने एक अलग से एजेंसी बना के आप वो काम कर रहे हो, कि आपको दिखाना था कि हमारा शेयर मार्केट में कुछ नहीं है। हर्षद मेहता का जो हुआ था, कोई वेब सीरीज वो देखना, क्यों उसके पे सारी एजेंसी छोड़ दी गई। स्टेट की तो एजेंसी थी, कह दिया कि हम हमारा नहीं है, तो एजेंसी तो अपना काम करती थी, विभाग है, विभाग तो अपना काम करेगा ही। तो बचने के लिए भी, लेकिन फंसाना हो तो किसी को फंसा भी दो, इनसे काम करवा के। हाँ वही वाला है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सेम कहानी, अजय हास्य में बोल के यही खत्म करी गई कि जितने टेस्ट हम बता रहे हैं ना, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। फ्यूचर में और टेस्ट ऐड करे जा सकते हैं, लेकिन इन सब टेस्टों को आप क्यूमुलेटिवली पढ़ना, क्यूमुलेटिवली पढ़ना, और जो कंक्लूजन आएगा वो आप निकालना, क्यूमुलेटिव पढ़ना है। और ये टेस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, फ्यूचर में इसमें ऐड करा जा सकता है। लिख लो, दीज टेस्ट अलोन आर नॉट सफिशिएंट, दीज टेस्ट अलोन आर नॉट सफिशिएंट, rather rather these tests have to be rather these tests have to be examined together, rather these tests have to be examined together, full stop. These tests are not exhaustive in itself, these tests are not exhaustive in itself, and in specific circumstances and in specific circumstances more tests can be added, and in specific circumstances more tests can be added. नेक्स्ट पॉइंट बनाना केस का, एक ही लाइन है उसमें, जी टेलीफिल्म लिमिटेड, जी टेलीफिल्म लिमिटेड, हाँ नहीं बीसीआई वाला, जी टेलीफिल्म लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जी टेलीफिल्म लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। बीसीआई रजिस्टर्ड है तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन सोसाइटी के अंदर, ठीक है। इसको लेकिन रिकॉग्नाइज करा है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने, है सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड, एक सोसाइटी की तरह काम करती है, और रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ने कर रखा है इसको। इनको, इन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट निकाली थी ब्रॉडकास्टिंग के लिए, उसके अंदर बोली लगाई दो कंपनीज ने, जी वालों ने, और एक ईएसपीएन करके तुम्हारा पहले आता था, ईएसपीएन वालों ने बोली लगाई, बोली ज्यादा निकली जी वालों की, तो जी वालों को टेंडर मिल गया, ईएसपीएन वालों को नहीं मिला। ईएसपीएन वालों ने डाल दी सुप्रीम कोर्ट में रिट, रिट डाली, रिट ऑफ मैंडेमस। मैंडेमस क्या होती है, कि जब आपको किसी सरकारी विभाग से काम करवाना है ना, जो नहीं कर रहा है, उस पर मैंडेमस की रिट लगाओ कि ये कैसे हेयरिंग हुई, कैसे इसका ऑक्शन करा गया, फेयरनेस नहीं है दुनिया जहाँ की चीजें, और इनको आप ऑर्डर दो कि इस ऑक्शन को फिर से कराएं, और इसकी डिटेल्स बताएं। जितने रिट डली, बीसीआई ने जाके बोल दिया कोर्ट में कि हमने तो ये टेंडर ही रद्द कर दिया, अब हम नया टेंडर निकालेंगे। जैसे उन्होंने बोला, तो ईएसपीएन वालों ने अपनी वापसी ले ली रिट, अब रिट डाल दी इनके ऊपर जी वालों ने, कि भैया ये हमें टेंडर मिला है, हम पागल थोड़ी बैठे हैं बार बार कंप्लाई करते हैं रिक्वायरमेंट को, प्लस अब तो हमारी वो भी डिस्क्लोज हो गई कि हमने टेंडर में कितनी बोली लगाई है, अब बाकी कंपनी हमसे ज्यादा बोली लगा के आ जाएंगी, जो हमसे कम कोटेशन कोट करेंगी तो उनको टेंडर मिल जाएगा। तो ये पंगा फंस गया, इन्होंने लगाई रिट ऑफ मैंडेमस। अब रिट ऑफ मैंडेमस में पंगा क्या है, जब तुम पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। रिट ऑफ मैंडेमस हमेशा गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट विभाग के ऊपर ही लग सकती है। डंडा तो अपने परिवार के लोगों को दोगे ना, खानदान वालों, दूसरे वालों को थोड़ी दोगे। एक बंदा है, उसका बच्चा ठीक नहीं है, तो अपने बेटे को तो डांटेगा, पड़ोसी के बेटे को थोड़ी डांटेगा जब भी लड़ाई होती है, ठीक है। और मान लो तुम्हारे लड़के ने मोहल्ले के चार लड़के पीट दिए, बदले में उन्होंने तुम्हारे लड़के को थोड़ा पीटा है, और सब लोग तुम्हारे घर में कंप्लेंट करने आ गए, तो माँ क्या करती है, बाप क्या करता है, अपने वाले को डांटता है, बेशक गलती हो या ना हो, फिर भी अपने वाले को डांटा जाता है कि भैया सब शाम रह जाए। तो सेम कहानी ये है, इन्होंने बोला भैया रिट ऑफ मैंडेमस तुमने क्यों लगाई, कहते ये स्टेट है, ये बीसीआई स्टेट का काम करती है, देश में स्पोर्ट्स के ऊपर, क्रिकेट के ऊपर ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और ये स्टेट है, देयरफॉर इनको आप कमांड दो कि अपने ऑर्डर को कंप्लाई करें। इन्होंने फिर निकाला कि भैया ये स्टेट है या नहीं है, प्राइवेट प्लेयर के थोड़ी रिट ऑफ मैंडेमस लगवा दोगे, प्राइवेट वाले कुछ भी करें। तो जब निकला तो समझ आया कि बेशक ये एक सोसाइटी है, और रिकॉग्नाइज इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करा है, लेकिन ये इस सोसाइटी की कामकाज में कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, कोई फाइनेंशियल पार्ट नहीं है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, कोई लिंक नहीं निकल पाया स्टेट का। तो देयरफॉर बीसीआई इज नॉट अ स्टेट, बीसीआई प्योरली प्राइवेट बॉडी है। वो कहते हैं बस हम में दम है तो हमने एसोसिएशन बना के, क्रिकेट संघ बना के बीसीआई करके काम करवा रहे हैं, कोई कल को कोई और भी बना ले। जब भी आपने सुना होगा ना, आईपीएल के अगेंस्ट में एक और लीग चली थी, कौन सी थी, जी वालों ने चलाई थी कुछ साल पहले, आईसीएल जैसे इंडियन क्रिकेट लीग थी,
इंडियन क्रिकेट लीग चली थी, उसके तोड़ में निकाला था आईपीएल इन लोगों ने। तो जी वाले ने अपना एक बोर्ड बना लिया था, क्रिकेट बोर्ड, और उसने उसके अंदर आईसीएल चलवा दी थी, क्रिकेट लीग। सेम पैटर्न पे फिर इन्होंने आईपीएल बनाई, और आईपीएल वालों ने आईसीएल को दबा दिया। तो चाहे तो आप लोग कोई भी प्राइवेट कंपनी उठ के ना देश में बीसीए जैसी कोई अपनी एजेंसी बना सकती है, लेकिन दिक्कत ये है बीसीए का पैसा बहुत है और सारी स्टेट एसोसिएशन उसके साथ में है, तो वो आपको ग्राउंड ही नहीं देंगे खेलने के लिए। जो आईसीएल के साथ हुआ था, जी वालों को ग्राउंड ही नहीं मिले थे खेलने के लिए, और ना स्पॉन्सर्स मिले थे, क्योंकि शेर के साथ बगावत करके जंगल में नहीं रहा जा सकता। इस खेल का मालिक हमेशा बीसीआई है, प्राइवेट प्लेयर सबसे बड़ा कोई है, तो उससे पंगा कौन लेगा। लेकिन अगर मान लो अंबानी की, जी वालों की, और जितने बड़े बड़े घराने अदानी, ये सब मिल गए और इन्होंने कहा कि हम अपनी बीसीआई बनाएंगे, तो ये उधेड़ देंगे बीसीआई को, क्योंकि इतना पैसा फ्लश कर देंगे ना मार्केट में, सारा स्टेट संघ को ही खरीद लेंगे। फिर पैरेलल बॉडी क्रिएट हो सकती है देश के अंदर, क्योंकि इतना उनके पास पैसा है। टेबल पे पैसे तो फेंकना है, हिंदुस्तान में हर बंदा बिकता है, बस बोली लगाने वाला चाहिए। बंदा किसी न कोई दारू की बोतल में मानेगा, कोई गाड़ी में मानेगा, कोई पैसे में मानेगा, बिकता हर इंसान है, मोस्टली बिक जाएगा। बस बंदे को बात करने की कला आनी चाहिए, और सबका रेट लगाना आना चाहिए। कुछ लोग प्यार से काम कर देते हैं, ये भी कला होती है एक बिजनेसमैन की, कि लोगों से फ्री में प्यार से काम करवा ले। तो बिकता हर इंसान है, बस आपको काम अपना निकलवाना आना चाहिए। तो बीसीआई स्टेट नहीं है, ये पेपर में आएगा तो इसके आगे लिख लो अलग से प्री में, बीसीआई बीसीसीआई इज नॉट अ स्टेट। इसके आगे मैं लिखवा रहा हूँ। इनने पता एक आर्ग्यूमेंट रखा था कि स्टेट जो है ना बीसीआई के ऊपर टैक्स लगाती है, और टैक्स का, आपकी जो टिकटें होती है उसमें टैक्स लगता है और पैसा स्टेट के पास जाता है, और बीसीसीआई को भी टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। कहते हैं सिंस आप टैक्स लगा रहे हो तो आपका कंट्रोल है ना, टैक्स लगाना इज योर, इट मींस ये आपका ही पार्ट है। तो इस केस में पहली बार क्लैरिफाई करा गया, जो प्री में ना आपके एग्जाम में मैंने एक दो बार स्टेट्स में देखा आते हुए, सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन पे आप टैक्स लगा दो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। टैक्स लगाना इज अ रेगुलेटरी कंट्रोल, नॉट अ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ये लाइन इसी केस से आई है, और पेपर में यही पूछा था कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर टैक्स लगाया गया है तो वो स्टेट है या नहीं है। टैक्स लगाना प्रूव नहीं करता कि वो स्टेट बन गई है। लिख लो, इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट state can impose restriction, state can impose restriction on the body, state can impose restriction on the body in the form of tax, but it is merely a, but it is merely a regulatory control, not a administrative control, regulatory control and not a administrative control। ये यहां तक सारे पॉइंट खत्म हो गए। बस अब ना कुछ वर्ड्स लिखवा रहा हूँ पेपर में, यूपी में बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है स्टेट का, आर्टिकल 12 यूपी वालों का, उत्तराखंड वालों का फेवरेट टॉपिक है। तो मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम बता रहा हूँ, उसके आगे लिखवा रहा हूँ स्टेट है या नहीं है। बस तुम्हें टेस्ट वही है, पेपर में पढ़ोगे, मतलब बुक्स में उठा के पढ़ोगे, सारे वही टेस्ट प्रूव होकर निकला है। कहीं पैसा निकल गया, कहीं पैसा नहीं निकला, देयरफॉर वो स्टेट बनी और स्टेट नहीं बनी। तो मैं एजेंसीज के नाम लिखवा रहा हूँ और ये बता देता हूँ वो स्टेट है या नहीं है। अलग से कॉलम बना लेना इसका जैसे मर्जी प्री के लिए। पहला लिखो एनसीआरटी, 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 एनसीईआरटी, जो आपकी एनसीआरटी किताबें होती है मैं उसके बारे में कह रहा हूँ। इसके आगे लिखो नॉट अ स्टेट। हाँ, एनसीआरटी इज नॉट अ स्टेट, केस है, एनसीआरटी इज नॉट अ स्टेट, ये केस का नाम लिख लो, चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी, चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी। फिर लिखो यूपी गन्ना खन्ना, चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी। हाँ, ये इसी केस में डिसाइड हुआ कि ये स्टेट नहीं है। दूसरा लिखना यूपी गन्ना किसान संगठन, यूपी गन्ना किसान संगठन, इसके आगे लिख लो इज अ स्टेट, यूपी गन्ना किसान संगठन इज अ स्टेट। फिर रुक जा भाई रुक जा, इसके आगे लिखना है तो लिख लो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस, किस केस में डिसाइड हुआ, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राधे श्याम राय, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राधे श्याम राय। जब पता चला ना यूपी गन्ना किसान संगठन के बुक्स मंगाई गई, अकाउंट्स बुक मंगाई गई, तो पता चला सारे विभाग में जितने लोग बैठे हैं सरकारी कर्मचारी हैं, स्टेट फंड करता है जब ये चल रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो पैसे का कंट्रोल पूरा निकल के आ गया। अब ये तो अलग बात है, लेकिन जो भी है केस में निकाला गया था कि क्या ये स्टेट है या नहीं है, तो डीप रूट में ये निकला पैसा, एडमिनिस्ट्रेशन प्लस इंप्लॉइज,
सब स्टेट के भरे पड़े हैं उसमें, तो इट इज अ स्टेट है। सेम चीज, पैसे का कंट्रोल नहीं निकला ना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल निकला, बस एक ऑर्गेनाइजेशन थी एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए बनानी। हाँ प्राइस डिसाइड कर सकते, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव काम दखल अंदाजी नहीं करे ना आपको डेली के अफेयर्स में। तो जब इस केस को पढ़ेगा ना, सब में इसी टेस्ट में नो में आंसर आया, तो इसलिए बोल दिया स्टेट नहीं है। किस चीज के लिए? हाँ हाँ हाँ, वो अलग चीज है, वो कोई चैलेंज कर देता, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा, उनका कॉन्स्टिट्यूशन डेली अफेयर देखने पड़ेंगे। लेकिन अब देखना पड़ेगा गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर। अगर आप केस फाइल करोगे ना, फिर गवर्नमेंट उस पर रिप्लाई करेगी, फिर देखना पड़ेगा गवर्नमेंट रीजनिंग क्या दे रही है। गवर्नमेंट की रीजनिंग डिपेंड करता है कि वहां भी तो वकील एक से कम नहीं बैठे ना। उन्होंने ये काम करा होगा, क्योंकि वकील हमेशा दो कदम, इट्स लाइक अ चेस। लॉयर्स को अच्छा पे क्यों होता है? वो इसलिए होता है, उनको पता है कि हम जो करेंगे उस पर कोई ना कोई कलाकार आदमी पटिशन फेंकेगा कोर्ट के अंदर, तो उनके पास जवाब भी पहले से तैयार होते हैं। तो आप केस फाइल करोगे तो उनका रिप्लाई पता चलेगा कि इन्होंने कैसे उसका केस को घुमाया है, लीगैलिटीज को कैसे तोड़ा मोड़ा है। तो ये टेस्ट जैसे तो आसान दिख रहे हैं ना, इसमें खेल कर जाते हैं, प्रूव नहीं हो पाता। सिंपल सबको पता है, जैसे बहुत सारे केस तुमने देखे होंगे, सबको पता है कि यार इसी ने बंदे ने मारा है, रेप इसी ने करा है, लेकिन प्रूव नहीं होता। कि प्रूव करने में अलग बात है, और फैक्ट्स वैसे तुम्हें पता वो अलग है। तो ट्रायल में चीजें इतनी आसान दिखती है वो हो नहीं पाती हैं। एक और पॉइंट लिखना, CSIR। CSIR, इसकी पूरी डेफिनेशन लिख लो। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, लिख दो, इट इज अ स्टेट। काउंसिल ऑफ, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके आगे लिख लो स्टेट, इट इज अ स्टेट। इंडस्ट्रियल रिसर्च, हाँ ये ना, प्रदीप कुमार विश्वास, प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। फिर है नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आई सी, ICRI, नाम है, शॉर्ट फॉर्म है, ICRISAT, ICRISAT, इसका नाम है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बोला गया स्टेट नहीं है, क्योंकि इसका ना फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट का कुछ नहीं था, इंटरनेशनल फीस आ रही है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, आंसर है नॉट अ स्टेट। इसके आगे लिखना है तो केस का नाम लिख लो, G. बस्सी रेड्डी, बस्सी रेड्डी वर्सेस इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब इसमें बस एक लास्ट पॉइंट बनाना, जो पेपर में एक बार पूछ लेते हैं आजकल, वेदर, ये तुम लोगों से रिलेटेड ही है, वेदर जुडिशरी इज अ स्टेट और नॉट, वेदर जुडिशरी इज अ स्टेट और नॉट, बताओ भाई, कितनी तुमने पढ़ाई करी है पता चल जाएगा। और तुम कैसे मतलब, अरे ऐसे थोड़ी बोलेगा कि पार्शली है, नहीं कैसे मतलब, है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, फिर बताना। जुडिशरी के बेसिकली दो काम है, ठीक है। वही लास्ट पॉइंट है, बस खत्म। जज के दो काम होते हैं जुडिशरी के, एक अपॉइंटमेंट वॉइंट जो दुनिया जाके काम, एडमिनिस्ट्रेशन सब पूरा विभाग चलाना बनाना। एक काम जुडिशरी का क्या है? फैसले देना।
तो जुडिशरी दो चीजों में बटी हुई है, डिसीजन देना, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना। अब बताओ क्यों दूसरे वाला क्यों नहीं है? कैसे? तो सैलरी तो आती है अभी भी, मैं तो, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट का काम हो गया ना, वो तो मैं मान गया। मैं कह रहा हूँ ये जुडिशियल फंक्शन है, तुम कह रहे हो स्टेट नहीं है। तो ये जुडिशरी जो जुडिशियल फंक्शन करती है, तुम जब जज बन के बैठोगे और फैसले दोगे, तो तुम एज अ स्टेट की तरह काम नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? जो सैलरी तो तुम्हें स्टेट ही दे रही है। अदर अथॉरिटी में तो आ सकता है। हम अदर अथॉरिटी को तो एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या स्टेट एक अदर अथॉरिटी के अंदर आती है, जुडिशरी अदर अथॉरिटी में तुम्हें समझ आई कहानी? मैं कह रहा हूँ तुम जज बन के बैठे, तुम्हारे सामने दो पार्टीज लड़ रही हैं और तुम्हें फैसला देना है, ठीक है? तो जब ये तुम काम कर रहे हो तो तुम्हें स्टेट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? क्यों? फैसला तो देने के लिए तुम्हें पैसे भी तो मिलेंगे, महीने के एंड पे तनख्वाह भी तो है तुम्हारी। डिसीजन इस वाले में है स्टेट, इतने वाले पार्ट के लिए स्टेट है। तो अभी भी तो करते, तुम अपील में जाते हैं। क्या लिख रहे हो भाई साहब अभी? तो फिर स्टेट हो गई। अरे वाह, कौन है कौन है कौन है कौन है? कौन बोल रहा है? ये घर से बैठे ज्ञानी ज्यादा ज्ञान दे। अरे वाह। और कौन है? हाँ, स्टेट खुद भी पार्टी होती है केस में। तो जब तुम जज बन के बैठोगे तुम स्टेट की तरह एक्ट करोगे, स्टेट का तुम पे कंट्रोल है। तो अभी तुम्हें सरकारी नौकर बोला जाता है। शादी के लिए कैसे अप्लाई करोगे कहीं पे? यही तो बोला है, लड़के की सरकारी नौकरी लग गई है। तुम्हारे घर वाले यही तो बोलेंगे सरकारी नौकरी लग गई है। चलो मैं बताता हूँ। जुडिशियल फंक्शन में आप स्टेट नहीं होते हो। जुडिशियल फंक्शन में आप स्टेट नहीं हो। क्यों नहीं हो? जज का, जुडिशरी का काम क्या है? पार्टीज को सुनना और अपना डिसीजन देना। सिर्फ आपका इतना डोमेन है। जुडिशियल फंक्शन क्या है? टू हेयर बोथ दी पार्टीज एंड टू डिसाइड राइट्स ऑफ दी पार्टीज। लोगों को सुनना है और उनके अधिकारों का फैसला करना है, ये काम है। अब आपके फैसले से कोई खुश होगा, कोई नहीं होगा। जो नहीं होगा वो अपील में चला जाए, रिव्यू में चले जाए, आपके फैसले की रेक्टिफिकेशन ले लें। यही तो कायदा है ना। लेकिन गलती से अगर मैंने आपके जुडिशियल फंक्शन को बना दिया स्टेट, अगर मैंने आपके जुडिशियल फंक्शन को बना दिया स्टेट, तो पता क्या होगा? कि अगर आप गलत डिसीजन दोगे ना, अगर आप गलत डिसीजन दोगे तो आपके हर गलत डिसीजन के अगेंस्ट फाइल होगी रिट। आपके हर गलत फैसले के अगेंस्ट फाइल होगी रिट। जो अभी अनुराग कह रहा था कि हम सरकार के खिलाफ रिट फाइल करते हैं। कोई भी बिल आ गया, कोई भी ऐसा कानून बनाया, कोई एक्ट करे जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ, तो आप तो यही बोलोगे ना कि मेरे खिलाफ आपने गलत फैसला दिया, देयरफॉर मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर दिया है, देयरफॉर मैं आपके अगेंस्ट में रिट फाइल करूंगा। सोच रहे हो? जज के हर फैसले के अगेंस्ट में रिट मींस जज को बार बार कटघरे में बुलाया जाएगा। तो क्या कोई जज ऐसे, मेन जुडिशरी का काम क्या है? मेन जुडिशरी का काम क्या है? इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, फ्रीडम, फ्रीडम एंड, मेन चीज तो यही है ना यार सारा। पूरी जुडिशल सिस्टम इस चीज पे खड़ी है, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंसी। कि हमें काम करने की आजादी हो, एग्जीक्यूटिव का हमारे काम में कोई इंटरफेरेंस ना हो, और फ्रीडम हो, और स्वतंत्र प्रभार। लेजिस्लेचर, जब भी हमने अपना सेपरेशन ऑफ पावर, सबको अलग अलग करो भैया।
तो पूरी जुडिशरी इस चीज के लिए इंटरफेयर करती है कि कोई स्टेट, कोई लेजिस्लेचर, कोई भी एग्जीक्यूटिव हमारे काम में इंटरफेयर ना करें। पूरी जुडिशियल सिस्टम इस चीज पे खड़ी है। जब तुम जज के हर काम को लेकर उसको कोर्ट में रिट डाल के बुलाते रहोगे, तो क्या पूरी जुडिशरी फंक्शन कर पाएगी? नौकरी छोड़ दोगे आप। एक दिन में 10 रिट डल गई। रिट डलना मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। आप अपना काम करोगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भागते फिरोगे हर चीज के लेके। और किस किस को प्रूव करोगे? क्यों? जुडिशरी का मेन काम, तुमने दो वर्ड में ध्यान सुने हो, हेयरिंग दी पार्टीज एंड टू डिसाइड दी केस। आपका डोमेन कितना है कि पार्टीज को सुनना है और केस को डिसाइड करना है। कहीं ये पे नहीं लिखा हुआ कि आपको फैसला सही देना है। गलतियां इंसान से भी होती हैं। हमेशा मेरे को जो सही लग रहा है मेरे सीनियर को सही नहीं लगता। सही बात है ना भाई? तो आपका मेन काम क्या है? फैसला देना। ये नहीं है कि सही फैसला देना है, वो जज डिसाइड करेंगे ऊपर वाले कि उनके हिसाब से सही था या नहीं था। आपने अपना दिमाग लगाया, आपने अपनी पढ़ाई लगाई और एक फैसला दे दिया। तो ये चीज है। तो देयर फॉर इवन तो आप गलत फैसला भी दे रहे हो, वो आपके डोमेन में है। तो सिंस आपके डोमेन में है, तो आपने फंडामेंटल राइट का तो वायलेशन करा ही नहीं है। तो रिट किस बात को लेकर डालोगे? तो वही तो कह रहे हैं कि आपका काम से फैसला देना, तो आपने फैसला दे दिया। हम्म। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा ना जुडिशियल फंक्शन को लेके। जुडिशरी अगर प्री में पूछ लें तो आंसर यस कर देना, लेकिन अगर ढंग से एक्सप्लेन करके कहीं पूछे ना कि जुडिशियल फंक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव, एक्सप्लेन कर दे। तो जुडिशियल फंक्शन में कभी भी स्टेट नहीं है। जुडिशियल फंक्शन एक्सरसाइज करते एक जज कभी स्टेट नहीं होता है, वो नॉर्मल एक जज होता है। प्री में अगर सिर्फ नॉर्मल पूछा कि जुडिशरी स्टेट है या नहीं है, तो इसको आंसर यस कराना। एनफोर्समेंट ऑफ डिग्री, ये आप जुडिशियल फंक्शन एक्सरसाइज कर रहे हो। क्या हो गया? हाँ। हाँ। एनफोर्स नहीं हो रही तो एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाएंगे ना। ऊपर उसके अगेंस्ट जाओ। हाँ, ये दो पैराग्राफ है। ठीक है, पहले इसको लिख लो फिर। परफॉर्मिंग इफ, हो गया खत्म। इफ जुडिशरी इज परफॉर्मिंग, मेंस में नहीं, हाँ ये लिखवा रहा हूँ। इफ जुडिशरी इज परफॉर्मिंग, प्री में यस कर दियो। इफ जुडिशरी इज परफॉर्मिंग, प्री में सिर्फ इतना वर्ड पूछेंगे जुडिशरी स्टेट है या नहीं। इफ जुडिशरी इज परफॉर्मिंग, इफ जुडिशरी इज परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शन, दैट इज hearing both the parties. If judiciary is performing judicial function, that is hearing both the parties and deciding the rights of the parties. Then the rights of the parties, then judge may pass wrong judgment. Then judge may pass wrong judgment. Judge may pass wrong judgment which may be subject to appeal, which may be subject to appeal and may be rectified, which may be subject to appeal and may be rectified. Full stop. If judiciary is, if judiciary is considered to be a state, if judiciary is considered to be a state, क्या पूछे थे? फुल स्टॉप था। if judiciary is considered to be a state, then judge can be held liable, then judge can be held liable for every wrong judgment. Judge can be held liable for every wrong judgment that he gives. क्या बच्चे? Judge can be made liable for every wrong judgment that he gives through writ, through writ, through writ petition, through writ petition. Full stop. Ultimately, it will affect the functionality and independency of the judiciary. Ultimately, it will affect the functionality and independency of the judiciary. Full stop. Therefore, independency of the judiciary.
full stop. Therefore judiciary is not a state. Therefore judiciary is not a state in exercise of its judicial function. In exercise of its judicial function. Moreover, judicial function. Moreover, full stop. Moreover, judiciary has its moreover judiciary has its own moreover judiciary has its own domain of function. Judiciary has its own domain of function, that is to decide the case. That is to decide the case. Full stop. It is not the domain of the judiciary. It is not the domain of the judiciary to decide the case rightly. It is not the domain of the judiciary to decide the case rightly. Full stop. Therefore, rightly. Full stop. Therefore, if court decide the case wrongly. Full stop. Therefore, if court decide the case wrongly. If the court decide the case wrongly, then also it will be functioning. Then also it will be functioning within its domain. Then also it is functioning within its domain. Full stop. Therefore, even when judge gives wrong judgment, even when judge gives wrong judgment, it cannot be said to violate fundamental right of another person, and exceed its domain of function. Full stop. एक ही line. Therefore judiciary cannot violate fundamental right. Therefore judiciary cannot violate fundamental rights. Judiciary cannot violate fundamental rights of an individual if it is exercising its judicial function. If it is exercising its judicial function. ठीक है, ऐसे बाहर